अगर आप पहली बाइक लेना चाहते हो तो क्या ये बाइक आपके लिए ठीक रहेगी? आपको क्या चाहिए? आप क्या करो, एक चेकलिस्ट बनाओ। वन ऑफ द बेस्ट इन 350cc सेगमेंट अगर के लिए बहुत मैटर करता है दो चीज़, एक तो ओनरशिप एक्सपीरियंस और दूसरा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो लगवा लो, सबसे पहले बाइक लेना है तो ऑक्सलाइट लगवाना है। My name is Raj and you're watching Weekend Wanderer. It's been a long time since I've posted on this channel. I was away, I was busy with my different activities, but today I'm back again with a new video, and this is also going to be a video where I'll be traveling to office and telling you something about the bike. So after posting few videos on the review, मैंने एक सिटी रिव्यू बनाया था, आप चाहिए तो देख लो। अगर आपको लॉन्ग राइड रिव्यू चाहिए तो वो भी बना रखी है इस चैनल पे, आप देख सकते हो, स्पेसिफिक फॉर दिस बाइक। एंड ये दोनों वीडियो जाने के बाद काफ़ी डाउट्स, काफ़ी क्वेश्चंस बहुत से लोगों के मुझे इंस्टा पे आए और कमेंट्स में भी आए, बिकॉज उनको ये कन्फ्यूजन है कि ये उनकी पहली बाइक होने वाली है और पहली बाइक के लिए ये बाइक सही है कि नहीं है। सबसे पहले 350cc में जाना है या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना, ये उनको डाउट था। तो मुझे लगा क्यों नहीं एक वीडियो बना ही दिया जाए। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप अगर नई बाइक लेना चाहते हो, इफ़ यू आर अ यंगस्टर जिसको एक बाइकिंग की दुनिया में उतरना है, मे बी फॉर डेली कम्यूट या फिर मे बी फॉर फन, मे बी फॉर लॉन्ग राइड्स, तो इस वीडियो में हम केवल ये बताएंगे कि अगर आप एज अ बिगिनर अगर आप पहली बाइक लेना चाहते हो तो क्या ये बाइक आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। और इसमें एक और फैक्टर है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बाइक अपने अंकल, पापा, इन लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं। मतलब जो 50+ की एज ग्रुप है उनके लिए ये बाइक कैसी रहेगी वो हम लास्ट में थोड़ा आपको बताएंगे। और उसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे एक सीनियर हैं विनय सर, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बाइक खरीदी और उस पर इन्होंने स्पीति और लद्दाख करके आए। तो मेरा यही मानना है कि उनसे बेहतर कोई नहीं होगा वो डिटेल बताने के लिए कि पोस्ट रिटायरमेंट ये बाइक कैसी फील देती है अगर आप लेते हो एज अ फर्स्ट बाइक। अपनी ही बात करता हूँ क्योंकि ये मेरी पहली बाइक थी। 2010 में जब जॉब चालू की उस टाइम पे भाई सैलरी बहुत कम थी, तो कोई बाइक को लेने का तो सोच ही नहीं सकते थे। तो 2012 में थोड़ा कम्यूट में दिक्कत होने लगा तो हमें लगा कि भाई अब बाइक ले ली जाए, तो हमने सेकेंड हैंड पैशन ले लिए। सेकेंड हैंड पैशन 20,000 की ली और उसको हम 3 साल तक चलाए। उसके बाद उसको हमने लोकेशन चेंज होने की वजह से सेल ऑफ कर दिया और फिर 2020 तक मेरे पास कोई बाइक नहीं थी। सो आप समझिए कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेरे पास कोई बाइक नहीं रही है। और कोविड लगा उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अब मुझे एक बाइक लेनी चाहिए, बिकॉज़ अब थोड़ा सा सैलरी ठीक हो गई थी, थोड़ा सा लग रहा था कि ज़रूरत भी है और थोड़ा सा जो घूमने वाला कीड़ा है वो शुरुआत से था। मैंने रेंटेड बाइक पे बहुत मैं घूमा हूँ, बाइक रेंट लेके घूमो फिर वापस कर दो, ये करके मैंने बहुत ट्रैवल किया था। और दोस्तों की बाइक्स पे मैंने बहुत ट्रैवल किया है। घर पे हमारे ग्लैमर हुआ करती थी, उस पर बहुत मारा है ट्रिप्स। तो ऐसे करके चलती थी, बट मेरी खुद की कोई बड़ी बाइक या फिर कोई बाइक नहीं थी मेरे पास जॉब के बाद। और फिर 2012 में ज़रूरत लगी तो हमने एक सेकेंड हैंड पैशन ख़रीदी 20,000 के आसपास। उसको हमने 3 साल चलाया, फिर रीलोकेशन की वजह से हमें उसे सेल ऑफ करना पड़ा। हम बैंगलोर चले गए, वहाँ पे फिर वही सिलसिला चालू हुआ घूमने का। रेंट बाइक लो बैंगलोर से या फिर मैसूर से और पूरा दक्षिण भारत का भ्रमण करो। उस टाइम पे व्लॉगिंग वॉगिंग नहीं होती थी, तो बस घूमते थे। और घूमने फिरने के बाद एक टाइम ऐसा है कि लगा कि यार बैंगलोर मैंने सोच लिया था कि यार अब लेना है, नई बाइक एक लेनी है। उसके बाद सिचुएशन कुछ बन ही रही थी कि कोविड लग गया। कोविड के टाइम पे ये बाइक आ गई और उस टाइम पे मैं काफ़ी बाइक्स देख रहा था। सिर्फ डोमिनोर एक बाइक उसमें मेरे लिस्ट में थी, मेटेओर थी मेरे लिस्ट में। बुलेट्स का काफ़ी शौक़ था, काफ़ी चलाई थी, रेंटेड काफ़ी चलाई थी, तो मुझे लगा था। बट वो एक न एक कहीं था कि यार वो तो रिलायबिलिटी कई बार ख़राब भी हुई थी, तो मुझे था मन में कि वहाँ पे नहीं जाना है। और होंडा की ऐसी कोई बाइक 350cc में उस टाइम पे तो नहीं थी, सीबी की रेंज में। और नई आई कोविड में, देखा इसको थोड़ा सा, और 2021 में हमने इसको बुक कर दिया भाई। और ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाया, हमें मालूम था। हम गए, टेस्ट राइड लिया। वैसे टेस्ट राइड आप सभी लो, टेस्ट राइड जितनी बाइक आपको अच्छी लगती हो सबकी टेस्ट राइड लो। आज के टाइम में 350cc में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उस टाइम पे उतने नहीं थे। तो हमने टेस्ट राइड लिया, तो मेटेओर का लिया, इसका लिया, हिमालयन का भी लिया था और जावा भी लिया था। जावा मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट बाइक आई डोंट वांट टू गो फॉर अनरिलायबल बाइक जावा।
जो कि नहीं होना चाहिए। इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सीट कंफर्ट नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मज़ा नहीं आता। तो हिमालयन काफ़ी भारी लगी। सिटी में मुझे ऑफिस जाना होता है तो भाई सिटी के लिए हिमालयन नहीं संभाल पाता मैं, गर्म लग रही थी पैरों पे, मैन्यूवर करने में इजी नहीं लग रही थी। हिमालयन पुरानी वाली 411 नहीं तो आई नहीं थी। और उस टाइम पे मीटियोर मुझे सिटिंग कंफर्ट था, क्रूज़र स्टाइल थी, बट पता नहीं क्यों मीटियोर मुझे नहीं जाना था। मे भी मैंने एक बायस मन बना लिया था कि होंडा में ही जाएंगे। ये बाइक टेस्ट राइड ली तो जो पहली बार मैं इस बाइक पे बैठा तो मुझे ये बाइक थोड़ी सी बड़ी लगी। अब मुझे बच्ची लगती है कि कैसे भी मैन्यूवर कर को कैसे भी कर लो, वो है ऐसी। बट जब फर्स्ट टाइम बैठोगे, क्योंकि मैं कहाँ से पैशन से आ रहा था यार, पैशन के मैक्सिमम मैंने पैशन चलाया था, रेंटेड बाइक चलाई थी, उसके अपाची मैं रेंट करके घूमता था। वहाँ से जब मैं इस पर आया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बड़ी बाइक है, फील दिया मुझे उसने ऐसा, लेकिन ओवरवेल्म नहीं किया। जब पहली बार मैंने इसको टेस्ट राइड लिया, थोड़ा एक्सीलरेट करके देखा तो मुझे लगा पावर सफिशिएंट है, जितनी चाहिए उतनी पावर है इसमें। और सिटी राइड्स के लिए जो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, मेरी चेकलिस्ट सब मैच हो रही थी, तो मैंने भाई इसको बुक कर दिया और इसको ख़रीद लिया। अब सिटी राइड के लिए ही मेजर थी, लॉन्ग डिस्टेंस मैं करता था, बट कभी सोलो लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा करूँगा कभी सोचा नहीं था। बट फिर मैंने पूरा भारत इससे नाप दिया। आप समझ सकते हो कि कितना घुमा हूँ इस बाइक पे, मैं अकेले घुमा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा थोड़ा सा स्टोरी था जो कि मैं आपको चाहता था कि आपको शेयर करूं, क्योंकि मेरी भी ये पहली बाइक थी और मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं बाइक्स बार बार चेंज करूं। मैंने एक बाइक ली तो मुझे 8-10 साल उसको निकालना ही है, चलना ही है। मैं बार बार फ्रीक्वेंट बाइक चेंज नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। मैं भी बाइक से मुझे थोड़ा सा लगाव हो जाता है, इमोशनली मैं अटैच हो जाता हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर कोई बोले आज ये बाइक बेच के दूसरी ले लो तो मैं भी नो। 350 सीसी में इससे बेस्ट अभी भी कुछ नहीं है। तो ये मेरी थोड़ी सी बैक स्टोरी थी और मे बी ये स्टोरी थोड़ी आपको हेल्पफुल लगेगी, रिलेटेबल लगेगी अगर आप पहली बाइक अपना लेना चाहते हो तो। और अब चलो डिटेल में बात करेंगे कि वाई दिस शुड बी एज योर फर्स्ट बाइक। आपको क्या चाहिए, आप क्या करो, एक चेकलिस्ट बनाओ, एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाओ कि आपको आपकी बाइक में क्या चाहिए, क्या किस लिए आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हो, ये बाइक का पर्पस क्या होगा, किस लिए यूज़ करोगे, वो एक चेकलिस्ट बना लो। उसके बाद आपको डिसीजन लेने में बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मेरे लिए क्या था मैं वो बात करूँगा। मैं सबको तो भाई जनरलाइज बात नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे मैंने आपको बताया, सिटी राइड प्लस कंफर्ट प्लस लॉन्ग राइड्स। तो मुझे एक ऐसी चाहिए थी बाइक जो रिलायबल हो। तो सबसे बड़ी बात होती है रिलायबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इफ़ यू आर ए बिगनर, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू बाइक इज़ रिलायबिलिटी। आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो प्रूवन हो, टेस्टेड हो, आपको धोखा ना दे। नॉट इन सिटी, नॉट इन लॉन्ग राइड्स, नॉट ऑन हाईवे, कहीं भी आपको धोखा ना दे और आपके साथ हमेशा चलती रहे। अगर आप उसको मेंटेन रखो बराबर तरीके से, तो रिलायबिलिटी और पीस ऑफ माइंड वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। मैं महंगे एक्सपेंसेस नहीं कर सकता, मैं बहुत महंगा इसके ऊपर सर्विस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सेसरीज़ महंगी करके इसको फुल लोड नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास पैसे का है भाई, एक हर जगह सबका होता है कि पैसे का एक दिमाग में होता ही है। उसी तरीके से मेरे में भी था कि भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो पॉकेट फ्रेंडली हो और रिलायबल हो। तो रिलायबिलिटी इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉज लुकिंग फॉर, और मुझे इस बाइक में वो रिलायबिलिटी मिली। मेरी ऑलमोस्ट 39,000 किलोमीटर हो गया है और अभी तक ऐसा कुछ मेजर धोखा दिया नहीं है बाइक ने। बाइक है सुपर फन टू राइड एंड ऐसी कोई गलत, मतलब ऐसा कोई धोखा इसने बाइक ने नहीं दिया है। मज़ा आता है बाइक को चला के। तो सुपर रिलायबल है, पीस ऑफ माइंड है, सर्विस इसकी मीडियम है, तो पॉकेट पे भी मुझे अच्छी पड़ती है। पेट्रोल एफिशिएंसी सब डिटेल में बात करते हैं, एक पॉइंट की हड़बड़ाओ मत, आराम से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी 20-25 मिनट की होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठिए आराम से, सुनिए। अगर आपको लेना है बाइक तो आपको मज़ा आएगा सुन के यार। थोड़ा राइड पुणे शहर का व्यू एंजॉय करो, सुबह सुबह हिंजेवाड़ी का ट्रैफिक एंजॉय करो। बाइक आपको कंफर्टेबल हो चलाने के लिए, बाइक आपको ओवरवेल्म ना करे, इतना भी ना हो कि आप बाइक संभाल नहीं पा रहे हो। तो आपको कंफर्ट जो है, सिटिंग पोस्चर है, वो सही होना चाहिए। मैं हूँ 5'10", तो मुझे सिटिंग, मेरा दोनों पैर आराम से बैठता है नीचे ज़मीन पे और कहीं भी इसको मैं ले जा सकता हूँ। बाइक की सिटिंग पोस्चर थोड़ा अपराइट ही है और बेसिक कुछ एक्सेसरीज लगा के आप इसको और अच्छा कर सकते हो।
बट जो सिटिंग पोस्चर है अपराइट है, कंफर्टेबल है, सिटी और लॉन्ग राइड्स दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। मैनूवर करने के लिए इजी है। बेसिक सीट की कंफर्ट है वो ठीक है, बट यू कैन देन अगेन गेट इट मॉडिफाइड और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन करके इसको और कंफर्टेबल बना सकते हो। बट जो स्टॉक आती है दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी कंफर्टेबल। सिटिंग कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग पोस्चर होना अच्छा है, लॉन्ग राइड्स में आपको मज़ा आएगा, शहर की राइड्स में भी आपको मज़ा ही आने वाला है। जो तीसरा फैक्टर है, नई बाइक लेने के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको पावर पिकअप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार अगर आ रहे हो और आपने ज़िंदगी में कोई बाइक नहीं चलाई है और ज़िंदगी में मतलब बाइक तो चलाई ही होगी, मतलब ज़िंदगी आपने कोई बाइक ओन नहीं की है या पहली बाइक आपकी है 350 सीसी की होने वाली है, तो आपको ऐसा डर लगता होगा, कुछ लोगों को में भी लगता होगा कि इसका पावर पिकअप ऐसा ना हो कि मैं संभाल ना पाऊँ, मुझे ओवरवेल्म कर दे या फिर मुझे बहुत ज़्यादा झटके दे या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। तो ऐसा नहीं है, होंडा कभी एग्रेसिव होती नहीं है। होंडा की कोई भी आप 500 सीसी भी ले लोगे ना, जो NXi है वो भी एग्रेसिव नहीं है, तो उसका भी जो टॉर्क डिलीवरी या पावर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा लीनियर है। लीनियर इन द सेंस कि आपको सडन नहीं मिलेगा। अब वो 150 तक जाती है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि सेकेंड्स में चली जाए तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम कि आराम से जाएगी, तो आपके हाथ में इतना टाइम रहता है कि आप उसको कंट्रोल कर सको। ओवरवेल्म तो बिल्कुल नहीं करेगी। पावर इसकी अच्छी है, 350 के सीसी के हिसाब से बढ़िया पावर है इसमें, और सिटी और लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही सफिशेंट है। ठीक है, तो पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आपको थोड़ा सा पावर मिल जाए फ़न करने के लिए तो भी आपको मज़ा आएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा वो है इसकी लाइट वेट। 170-171 के आसपास का कुछ इसका कर्व वेट है, जो कि इसको एक ऐसी बाइक बनाता है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बहुत भारी बाइक आप लोगे ना, और आपकी पहली बाइक अगर आपने बहुत भारी बाइक ले ली तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी शुरुआत में एडजस्ट करने में, मैनेज करने में, सिटी में घुमाने में, काटने में। शहर में भी अगर आप उसको ऊपर अगर लॉन्ग राइड मारते हो, उसको फुल्ली पैक कर लेते हो तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। इस बाइक के साथ वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखो आराम से मैन्यूवर करो भाई साहब, मज़ा आ जाता है। मुझे तो चला के, मेरे लिए तो अभी भी बेस्ट, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट इन 350 सीसी सेगमेंट। अभी तक इसके आसपास भी कोई नहीं आई है। मे भी बहुत लोगों की अलग राय होगी। इसके जो कॉन्स हैं वो भी हम बात करेंगे, कि ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही अच्छा है, कुछ हैं चीज़ें जिनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे थोड़ा सा, बट अभी अच्छे की बात करें तो अच्छा ही सुन लो ना। तो इसकी मैन्यूरेबिलिटी अच्छी है, वेट अच्छा है, और ये आपको थोड़ा सा मज़ा देगी चलने में। पावर पिकअप और रिलायबिलिटी सबको मिला लो तो एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है ये बाइक। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बिगनर के लिए बहुत मैटर करता है। दो चीज़, एक तो ओनरशिप एक्सपीरियंस और दूसरा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। कॉस्ट इसकी 3-4 फैक्टर्स में आप समझ सकते हैं। पहला जो फैक्टर है, जो सबसे डायरेक्ट फैक्टर होता है, वो है प्राइस बाइक ख़रीदने का। सो बाइक आपको मालूम है कि ये 170 या 180 तक आपको एक्स शोरूम पड़ता है। 220, 230 अभी GST कम हुआ है तो 230 तक आपको ऑन रोड आ जाएगी पुणे में। करता है सिटी टू सिटी वेरी करता है कि आपको कितना पड़ रहा है। बट ये बाइक 350 सीसी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी जो कि प्रीमियम सेगमेंट में मुझे है, ये थोड़ा प्रीमियम फील देती ही है, तो ये उस तरीके से प्राइस्ड भी है और ये जस्टिफाई करती है। अगर 8-10 हज़ार कम होती तो शायद और अट्रैक्टिव होती, बट इसका जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव साइड में होंडा जनरली रखता है, बट ये बाइक इसने ठीक रखी है। बट 8-10 हज़ार और इसको बेस प्राइस में कम रखे। एक बार अगर आपने बाइक ख़रीद ली तो अब आपको बाइक में तेल डाला के चलाना है। टंकी करीबन 13 लीटर के आसपास मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। रेंज बहुत बढ़िया मिलता है। एक बार आपने टैंक फुल करा लिया 450 तक का रेंज आराम से मिल जाता है। एवरेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड, किस कंडीशंस में आप राइड कर रहे हो, कैसे राइड करते हो, राइडिंग स्टाइल क्या है, एग्रेसिव है, नॉर्मल है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, ये सब मिला के आपका माइलेज निकलता है। मेरा माइलेज जो है शहर में 37, हाईवेज़ पे 39 to 40 हमेशा रहता है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है ये, क्योंकि 350 सीसी से अगर आप 36 के ऊपर उम्मीद कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो, और मिलती भी है, देता भी है। बहुत एग्रेसिव चलाओगे तो 30-32 तक मिलता है इसमें।
तो माइलेज ये दूसरा फैक्टर हो गया कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में। जो तीसरा फैक्टर आता है वो है कंज्यूमेबल्स एंड स्पेयर्स। आपकी बाइक चलेगी तो तेल खर्च होगा, तेल के साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो घिसती हैं, राइट, फ्रिक्शन के साथ। जैसे आप टायर घिसेगा आपका चल रहा है तो आपका चेन स्प्रॉकेट घिसता है जैसे बाइक चलती है, आपके ब्रेक पैड्स घिसते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो स्पेयर्स हैं वो इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन मिड से ऊपर ही मैं बोलूँगा। अगर आप एक रॉयल इनफील्ड की सर्विस से कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बट बहुत ज़मीन आसमान का अंतर ऐसा आप नहीं पाओगे। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आपको ब्रेक पैड्स और ये सब जो है, मेरे हिसाब से जो मेरा रफ़ कैलकुलेशन है कि 1.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका कंज्यूमेबल का खर्चा होता है, जिसमें टायर, ब्रेक्स, चेन स्प्रॉकेट और लुब्रिकेशन ये सब मिला लो तो 1.5 रुपये के आप 1 रुपये 25 पैसे से 1.5 रुपये के बीच में आपको इसका ओवरऑल स्पेयर्स का खर्चा जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्सपेंसिव नहीं होता है आपके पॉकेट पे। और जो चौथी बात है, आपने बाइक चलाई, अब आपको हर 6 महीने पे सर्विस करानी है। ये सर्विस इज़ द लास्ट फैक्टर जो कि आपका रहता है आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में। सो सर्विस भी इसकी प्रीमियम साइड में है। एज़ यू नो दैट ये सेल केवल बिग विंग करता है और सर्विस भी केवल बिग विंग करता है। तो बिग विंग डीलरशिप्स आर लिटिल एक्सपेंसिव वाल से। जो शुरुआत की फ्री सर्विस है उसके बाद अगर आप जाओगे तो 3,000 रुपये कहीं नहीं गए आपके। 3,000 थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है मुझे फॉर अ 350cc बाइक। इसको 2,000 के आसपास अगर इसका ओवरऑल हो जाता तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका कमर तोड़ देगा, बट स्टिल इट्स ऑन दी एक्सपेंसिव साइड। तो ये सारी फैक्टर्स मिला लो तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अब कैसा रहा, मतलब ख़रीद ली बाइक, तेल का हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, स्पेयर्स हो गया। स्पेयर्स सस्ते हैं, स्पेयर्स कुछ टूटे फूटे तो बहुत चीज़, मतलब इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इस बाइक को लेके इन्होंने थोड़ा सा मॉडरेट रखा है। जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो थोड़ा ठीक ठीक है प्राइस्ड। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में ही है तो प्रीमियम सेगमेंट में ही रहने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचोगे कि बहुत ज़्यादा कम है तो ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट लेवल पे आपको कॉस्ट ऑफ ओनरशिप रहेगी। मेंटेनेंस कम है इसका, वो एक अच्छी फैक्टर है। अगर आप कोई ऐसी बाइक लेते हो जिसकी बहुत भयंकर मेंटेनेंस है लेकिन मेंटेनेंस प्राइस कम है तो आपको उतना ही देना पड़ जाएगा। ये बात समझो आपको 6 महीने के बीच में कभी सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप सही से मेंटेन करके सही चलाते हो तो। नहीं तो बाकी दूसरी बाइक में कुछ वियर टियर हुआ, कुछ ख़राब हुआ तो आप भागते रहो सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में सस्ता बिल बनता रहे लेकिन बिल तो बनता रहेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिस हिसाब की रिलायबिलिटी है, जिस हिसाब का इसका बाइक की परफॉर्मेंस है, आपको सर्विस सेंटर बार बार भागने की ज़रूरत ऑफ ओनरशिप या फिर ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर आप पकड़ो, आप बाइक लेने जाते हो, टेस्ट सर्विस के लिए बाइक अवेलेबल रहती है, आप आराम से करो, आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, अच्छा कलर्स ऑप्शंस हैं, अच्छे आपको बिग विंग डीलरशिप में बढ़िया से देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक्सपीरियंस, जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का मेरे लिए तो, और आपको अच्छा लगेगा। जो रिस्पॉन्स है होंडा बिग विंग का, जो स्टाफ मेंबर है वो सही से ट्रेंड है, आपसे सही से बात करते हैं, रूड नहीं है, और मतलब डिपेंड करता है वो बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए तो अभी तक मैंने 2 बिग विंग में मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हूँ तो मुझे मालूम है कि दोनों किस तरीके के हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और सिटी टू सिटी डिफ़र करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली अगर बात करूं तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसके बाद सर्विस के लिए इनका एक एमसी है जो आपको सर्विस के कॉस्ट को थोड़ा सा और हल्का कर देता है। तो एज अ बिगिनर आपको ठीक इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब एज अ बिगिनर अगर आप जाओगे, आपको कुछ मालूम नहीं तो आप एमसी ले सकते हो। अगर आप 2 साल उसी जगह पे रुकने वाले हो तो एमसी आपके लिए बेनिफिशियल है। एमसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, बट वो कॉस्ट ऑफ मतलब वो ओनरशिप एक्सपीरियंस में ही एमसी का पार्ट आ जाएगा कि आप चाहो तो वो ले सकते हो, जिससे आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है सर्विस रिलेटेड वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। कैसी रहेगी बाइक की परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, तो आपको मालूम है 350 सीसी का इंजन है जो कि अच्छा टॉर्क, अच्छा पावर प्रोवाइड करता है, रिलायबल इंजन है, स्मूथ इंजन है, पैरों पे गर्म नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं होते, झटके नहीं आते, बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत लीनियर प्रोग्रेशन है इसका, तो उससे आपसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं
बाइक में वो मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, छोटा सा डिस्प्ले मिलता है डिजिटल, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट मिल जाएगा, टाइम मिल जाता है, सर्विस इंडिकेटर मिलता है, रेंज मिलता है आपको, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है, एवरेज दिख जाता है आपको, फ्यूल दिख जाता है कितना फ्यूल है अभी। तो छोटे से डिस्प्ले में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है। और एक जो एनालॉग डिस्प्ले है, जो एनालॉग आपका स्पीडोमीटर है वो है ही। आरपीएम मीटर होता तो शायद और अच्छा रहता है, बट आरपीएम मीटर नहीं है इसमें। बट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है वो बढ़िया है, सफिशेंट है। इस हाथ पे आपको सारा कंट्रोलेबल मिल जाता है, आपको म्यूज़िक कंट्रोल, गाना कंट्रोल। उस तरीके से होंडा ने 2 ओनरशिप एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए 2 ऐप भी निकाले हैं। उन दोनों ऐप में, एक ऐप में आप सर्विस पूरा हिस्ट्री सर्विस ट्रैक कर सकते हो, स्पेयर्स पूरा देख सकते हो। दूसरे में आप ये होंडा रोड सिंह जो ऐप है उसमें आप पूरा होंडा से अपनी मतलब ब्लूटूथ से अपनी गाड़ी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप फ़ोन उठा सकते हो, गाने का चेंज कर सकते हो, म्यूज़िक अप डाउन कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं 2 ऐप्स के ज़रिए से वो और आपको एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। बट जो बेसिक है वो बहुत सही है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो है वो है सफिशिएंट है, मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा और कुछ हाई फाई चाहिए नहीं ऐसी बाइक के लिए। इतना इलेक्ट्रॉनिक्स जितना है वो ठीक है, और 1-2 चीज़ें फ़ीचर और दे सकते थे, बट अभी के लिए बस इस तरफ आपका हज़ार्ड मिलेगा, किल स्विच मिलेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो परफॉर्मेंस इस बाइक की ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, और बिगनर के लिए इतना ही चीज़ चाहिए। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। बाइक मैंने अभी ख़रीदी, अब मैं इसको क्या क्या डाल दूँ, मतलब क्या क्या एसेसरीज़ लगा दूँ कि रोड पे जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, निकलते ही क्रैश गार्ड, इधर से नकल गार्ड, इधर से नीचे का बैश प्लेट, फिर ये वाइज़र, दुनिया दाम भर भर के एकदम बहुत कुछ इसको ओवरलोड कर देते हैं। तो बोलते हैं ना कि मुझे एकदम ओवरलोड करनी है, मुझे बाइक को एकदम बढ़िया उस तरीके से लगा देना है कि मुझे कोई दिक्कत ना आए, और बाइक को एकदम टॉप तरीके से मेंटेन कर दूं। तो मुझे लगता है बिगिनर्स को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बिगिनर्स को पहले बाइक लो यार, राइड करो। मेरे साथ तो यही है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं कि मैंने बाइक ली और मैंने बाइक में कुछ नहीं डलवाया, लिटरली कुछ नहीं। स्टॉक जो बाइक आई थी वैसे ही चलाया। कुछ दिन बाद मैं गया तो मैंने थोड़ा सा अपना एक लेग गार्ड डलवा दिया, जो कि बहुत ही बेसिक सा है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, पिंजड़ा नहीं है कि मेरी बाइक को कैद कर लिया। बेसिक सा लेग गार्ड है, जो कि बाइक गिरे तो उसके ऊपर बस इम्पैक्ट आता है। अगर आप ऑफ रोड करते हो तो बैश प्लेट डलवा सकते हो, लेकिन नहीं करते हो, रोड पे चलना, शहर में चलना, तो क्यों ही डलवाना। बाइक का वेट अननेसेसरी बढ़ाओगे, माइलेज कम होगा, तो वो सब नहीं करो। नकल गार्ड, उकल गार्ड अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करते हो लगता है तो आप डलवा सकते हो। इसका जो स्टॉक का विंडशील्ड है मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मैं किसी दोस्त की बाइक पे चलाया, मुझे बहुत मुँह पे हवा आ रही थी, तो मुझे लगा इफेक्टिव नहीं है, तो मैंने नहीं डलवाया। और इस बाइक में कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि आप नई बाइक लेते हो तो आपको ये इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते। एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज़ ऑक्स लाइट। सबसे पहला काम आपको ऑक्स लाइट लगवाना है। इसका जो लाइट है बहुत ही पुअर है। नेगेटिव्स के बारे में मैं उस पर जाता, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एसेरीज़, तो एसेरीज़ में ही हम बताते हैं कि आप ऑक्स लाइट्स ज़रूर लगवा लो। सबसे पहले बाइक लेना है तो ऑक्स लाइट लगवाना है, और बाइक में कुछ काम नहीं करना है। आपकी बाइक एकदम कंफर्टेबल रहेगी, सीट के हिसाब से हर तरीके से कंफर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको और कुछ डलवाने की ज़रूरत नहीं है। लगवाने को तो लोग यार टायर प्रेशर मॉनिटर लगाते हैं, इधर नेविगेशन लगा लिया, उधर वो लगा लिया, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन क्यों करना है? आपको ज़रूरत हो तो करो ना, धीरे धीरे देखो, पहले समझो, पहले आपको ज़रूरत हो तो कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज पैसे ज़्यादा हो तो कर सकते हो, बट अगर पैसे की चिंता है और लगे कि वैल्यू फॉर मनी होने वाला है कि नहीं, तो ही करो, नहीं तो फिर मत करो। जैसे मेरी बाइक में देखोगे कुछ भी नहीं है यार, एकदम रॉ स्टॉक बाइक है मेरी। स्टॉक सीट मैंने मॉडिफाई कराई मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से, बाकी बाइक में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एक ऑक्स लाइट लगी है, हैंडल बार राइजर लगवाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें करा सकते हो, बट ऐसी ऐसा ज़रूरत है नहीं है। आपको ज़रूरत लगे तो कराओ, वरना मत कराओ। तो एसेरीज़ के मामले में जो ऐसी बाइक आती है स्टॉक में वही ठीक है। तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं बिना किस किए मैं चल ही नहीं पाऊँगा। आप चल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और ठीक ठाक से आप बाइक को बिंदास भगा सकते हो बिना किसी स्टॉक के, इन सब चीज़ों के। पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नई बाइक अगर आपकी है और आप पहली बार ऐसी बाइक पे आने वाले हो, आपके लिए नई बाइक अगर एज ए न्यू बाइक आप ख़रीद रहे हो इसको,
तो पहली बाइक, न्यू बाइक तो लो गई, लेकिन अगर आज एज अ फर्स्ट बाइक आपकी होने वाली है तो व्हाट आर द नेगेटिव्स यू शुड बी रेडी फॉर। तो पहली चीज़ परफॉर्मेंस से बात करें रिलेटेड, तो इसकी गियरिंग टॉल है, सिटी में आपको परेशानी होगी, बार बार गियर डाउन करना पड़ेगा। तीसरे गियर पे अगर आप सोचोगे कि मैं उठा लूँ ब्रेकर से, तो नहीं उठा पाओगे, लो एंड टॉर्क उतना अच्छा नहीं है जितना आपको इनफील्ड या बुलेट्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने ब्रेकर आया या फिर स्पीड कम हुई तो आपको लोड शिफ्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं उठा पाओगे। और या फिर क्लच लेके उठो तो फिर क्लच प्लेट पे इशू पड़ेगा, तो फिर वो नहीं करना है आपको। तो आराम से ये ध्यान रखो कि टॉल गियरिंग है तो मल्टीपल गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है कि स्लीपर क्लच है, तो स्लीपर क्लच होने की वजह से बहुत हाथों पे लोड नहीं होता। एक उंगली से देखो, एक उंगली से आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो, एक उंगली से आप कंट्रोल कर सकते हो, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट टॉल गियरिंग का नुकसान है, फ़ायदे भी हैं, अच्छी इकनॉमी देता है, बट सिटी में नुकसान है, बार बार करना पड़ेगा। दूसरा जो नेगेटिव है कि लाइट का थ्रो अच्छा नहीं है। मैंने पहले बोला आपको लाइट लगवानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अपने पूरे सेगमेंट में सबसे ख़राब थ्रो इसी का है, इससे ख़राब थ्रो किसी का नहीं है, बहुत पुअर लाइट है इसकी। ठीक है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, इसके ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी जाते हैं। मतलब ब्रेक पैड ऐसा तेज़ घिसता है ना कि क्या ही बताऊँ, आप यकीन नहीं करोगे कि जो परफॉर्मेंस है ब्रेक पैड्स की बहुत पुअर है। वेट में तो बहुत ही जल्दी ऐसा लगेगा कि बस आपने नया डलवाया और घिस गया। 1000, 2000, 3000 भी चल जाता है कुछ लोगों का, तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है। बट वो आगे डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्टाइल क्या है। बट ये कि ब्रेक पैड्स की लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं ऑर्गेनिक की, बार बार करना पड़ेगा। चीप आते हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे काइंड ऑफ ब्रेक पैड्स देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सिरामिक या सिंटर्ड में जा सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या क्या होता है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि सिरामिक क्या होता है और कौन से ब्रेक पैड्स के लिए, मतलब किस बाइक के लिए कौन से ब्रेक पैड्स आप लगा सकते हो। वो पूरा डिटेल वीडियो है, वहाँ पर आप देख लेना। तो ये था अगला पॉइंट कि ब्रेक पैड्स नहीं अच्छे हैं। चौथा कि सर्विस एक्सपीरियंस के हिसाब से बिग विंग जो डीलरशिप्स हैं ना, बहुत दूर हैं। अभी तो पूना में पहले जब मैंने बाइक ली थी तो एक ही था, अभी 4-5 हो गए हैं। बट स्टिल इट्स वेरी फार फ्रॉम माई होम। और बहुत, मेरा तो ठीक है पुणे में हूँ, बाकी लोग जो अगर छोटे टाउन्स में हैं तो उनके लिए तो है ही नहीं। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं भैया लूँ कि ना लूँ, मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। मतलब मत लो भाई, अननेसेसरी क्यों हेडेक करना, आप दूसरी बाइक देख लो। बट सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। होंडा बिग विंग काम कर रहा है, बट वो एक अभी भी ड्रॉबैक है। ठीक है, टेक्नीशियंस इनके अच्छे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है सर्विस में। बट लोकेशन इज़ दी ओनली कंसर्न फॉर मी। और क्या इसमें नेगेटिव बात है, अगर आप एज अ बिगिनर लेते हो तो आपको बस और कोई ऐसा मेजर आपको नहीं लगेगा। टॉर्क पावर अच्छा है, ब्रेकिंग थोड़ा सा डिसेंट हो सकता था बाकी, और सीट वूट मॉडिफाई कराओगे तो आपको कंफर्ट और बढ़ जाएगा। और एज सच इसमें और कोई दिक्कत नहीं है।